BSPSCL जूनियर अकाउंट्स क्लर्क बेसिक्स। और आज का हमारा टॉपिक है कंपनी एक्ट 2013, या इसको तुम इस तरह भी लिख सकते हो कंपनीज एक्ट 2013। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रेफरेंस शेयर इन इंडिया इज इशूड बाय अ कंपनी फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, यानी कि इंडियन कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, उसका मैक्सिमम पीरियड क्या होता है। तो थोड़ा सा हम लोग थ्योरी देख लें। इन इंडिया प्रेफरेंस शेयर्स आर टिपिकली इशूड बाय अ कंपनी फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। और ये रेगुलेशन आपका आउटलाइंड है अंडर सेक्शन 55 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। यानी कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग एक कंपनी, एक इंडियन कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो मैक्सिमम पीरियड कितना होना चाहिए, 20 ईयर्स। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो इसका मैक्सिमम पीरियड जो है वो 20 साल से अधिक का होता है। लेकिन मैक्सिमम कंपनियां जब प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी तो उसका मैक्सिमम पीरियड कितना होता है, 20 ईयर्स। अब इसका आंसर आप लोग देख लो क्या होगा, 20 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, an agreement by the owner to let a developer construct, approved and market the property on his or her land in lieu of share or fixed rent is known as। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये जो ऑप्शन आपका दे रहा है, जॉइंट वेंचर, जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट, कंस्ट्रक्शन अग्रीमेंट, उसके बाद है BOT यानी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र अग्रीमेंट। इन चारों ऑप्शन के बारे में अगर पता होगा तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या होगा, इस चारों के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। जॉइंट वेंचर क्या होता है, जैसे देखो पहले हम सीखते हैं जॉइंट वेंचर के बारे में। मान लो दो कंपनी है, एक कंपनी हो गया आपका टाटा ग्रुप जो इंडिया का है, और एक USA का कंपनी ले लो स्टारबक्स। ये दोनों कंपनी आपस में अरेंज होकर या आपस में क्या करती है, मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाती है जिसका नाम है टाटा स्टारबक्स प्राइवेट लिमिटेड। और ये जो ऑपरेट करते हैं, क्या करते हैं, इंडिया में स्टारबक्स स्टोर्स को ऑपरेट करते हैं। तो इस तरह के बिजनेस अरेंजमेंट को जॉइंट वेंचर कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि दोनों कंपनियों को प्रॉफिट होगा, साथ में जो लोकल कंपनी है, इंडिया का कंपनी तो टाटा ग्रुप है, स्टारबक्स को तो लोग इंडिया के लोग उतना नहीं जान रहे, लेकिन टाटा को तो जान रहे हैं। टाटा पे लोगों का ज़्यादा ट्रस्ट है स्टारबक्स की तुलना में। तब उस केस में क्या होगा, टाटा क्या करता है, लोकल नॉलेज और इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ बेनिफिट्स स्टारबक्स को प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण स्टारबक्स का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ इंडिया में बेचना आसान हो जाता है। इस तरह का बिजनेस अरेंजमेंट आपका कहलाता है जॉइंट वेंचर। जब दो कंपनी आपस में मिलकर एक बिजनेस अरेंजमेंट कर दी है और किसी दूसरे का प्रोडक्ट वो क्या कर रहा है, अपने देश में बेच रहा है, अपना नाम दे दिया एक तरह से कर दो, तो जॉइंट वेंचर हो गया। सेकंड है एग्जांपल ऑफ जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट। अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, आप लोग बिजनेस लॉ में पढ़े होंगे कि जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो उसे हम कहते हैं अग्रीमेंट। जब ऑफर आपका क्या हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए, उसे कहते हैं अग्रीमेंट। तो दो पार्टी है, एक पार्टी ऑफ़र करता है, दूसरा पार्टी उसका ऑफ़र एक्सेप्ट करता है। तो अग्रीमेंट के लिए कम से कम दो पार्टी चाहिए। तो जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट में क्या होता है कि दो पार्टी होगा, एक होगा लैंड ओनर और एक होगा आपका डेवलपर। लैंड ओनर के पास क्या होता है, ज़मीन होगा, डेवलपर के पास क्या होगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होता है। तो डेवलपर क्या करता है, लैंड ओनर से लैंड को लेकर उस पर कमर्शियल बिल्डिंग या रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स बनाता है। तो इन दोनों के बीच में इस तरह का जो एग्रीमेंट होता है उसे कहते हैं जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। यानी कि लैंड ओनर लैंड प्रोवाइड किया और डेवलपर जो है वो पैसा प्रोवाइड किया और जाकर कमर्शियल बिल्डिंग या रेसिडेंशियल अपार्टमेंट बन रहा है। तो इन दोनों के बीच में यानी लैंड ओनर और डेवलपर के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ उसे कहते हैं जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। एक होता है कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट, इसमें भी दो पार्टी होगा। एक पार्टी आपका क्या है, मान लो एक ऑनर हो जाएगा और एक क्या है, कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, तो मान लो एग्जांपल ले लो कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट का, जैसे कि दिल्ली में एक रेसिडेंशियल हाउस क्या करने हैं, कंस्ट्रक्ट करने हैं। और मिस्टर राहुल शर्मा क्या एक पार्टी हो गया, ऑनर, और
कॉन्ट्रैक्टर कौन हो गया, ABC कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। तो इसमें क्या हो रहा है कि मिस्टर राहुल को घर बनाने हैं, वो अपना सारा घर बनाने का जो काम है वो किसको सौंप दिया, ABC कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को। तो इन दोनों के बीच में यानी ऑनर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में जो एग्रीमेंट होगा उसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट। और पर्पस क्या है कि दिल्ली में मिस्टर राहुल शर्मा यानी ऑनर को रेसिडेंशियल हाउस बनाने हैं, इसके लिए राहुल शर्मा ने कॉन्ट्रैक्टर के साथ एक एग्रीमेंट किया, उसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट। एक होता है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र एग्रीमेंट, था ना स्टार्टिंग में क्वेश्चन में ही, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र एग्रीमेंट ये क्या है। तो इसमें क्या है कि पहले प्रोजेक्ट है, मान लो टोल हाईवे का कंस्ट्रक्शन करना है, अब दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है। एक हो गया पब्लिक अथॉरिटी, जैसे मान लो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, और एक प्राइवेट कंपनी ले लो XYZ इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। तो इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है टोल हाईवे के कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो ये आपका क्या कहलाएगा, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र एग्रीमेंट। तो चारों ऑप्शन के बारे में आप लोगों को पता चल गया, अब इसका आंसर दे दोगे। तो क्या कर रहा है, ऑनर क्या कर रहा है, डेवलपर को कंस्ट्रक्शन करने के लिए दे रहा है, यानी कि यहाँ पे दो पार्टी हो गया, एक लैंड ओनर और एक हो गया आपका डेवलपर। लैंड ओनर लैंड प्रोवाइड करेगा और डेवलपर क्या करेगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा। तो किस तरह का एग्रीमेंट होगा, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। आंसर हो गया इसका बी। चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन दैट इंटेलेक्चुअल कैपिटल, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन दैट इंटेलेक्चुअल कैपिटल इज कंसीडर्ड क्रिटिकल फॉर द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटेलेक्चुअल कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए। इंटेलेक्चुअल कैपिटल क्या होता है, मान लो जैसे कंपनी ले लो, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, इस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉइज़ काम करते हैं और ये छोटे मोटे एम्प्लॉय नहीं होते हैं, ये हाईली स्किल्ड एम्प्लॉय होते हैं, इनके पास ढेर सारा क्या होता है, नॉलेज होता है। तो ये कंपनी को क्या कैसे फ़ायदा पहुंचाएंगे, कैसे बेनिफिट प्रोवाइड कंपनी को मिलेगा इनसे, तो इनके स्किल का बेनिफिट कंपनी को मिलता है। तो एम्प्लॉय क्या हो गया, एक तरह का रिसोर्स हो गया। तो यही रिसोर्स बिजनेस का क्या कहलाता है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल। मतलब कि कंपनी इनके स्किल को यूज़ करती है और बेनिफिट कमाती है, प्रॉफिट कमाती है। तो बेसिकली इंटेलेक्चुअल कैपिटल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इंटेलेक्चुअल कैपिटल रेफर्स टू द इंटेंजिबल एसेट्स भी कह सकते हो या रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कंट्रीब्यूट टू इट्स वैल्यू एंड कम्पिटिटिव एडवांटेज। और इंटेलेक्चुअल कैपिटल का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। It encompasses the knowledge, skills, innovation, relationship that an organization possesses but are not typically reflected on its balance sheet। लेकिन ये इंटेलेक्चुअल कैपिटल वैल्यू, इसका भी वैल्यू होता है, इससे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिल रहा है। जैसे एम्प्लॉय का नॉलेज हो गया, एम्प्लॉय का स्किल हो गया, इनोवेशन आइडिया हो गया, कस्टमर रिलेशंस हो गया, इससे ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा तो हो रहा है। लेकिन इसको हम लोग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करते, ये बैलेंस शीट में कभी भी आप एम्प्लॉय स्किल को नहीं रिकॉर्ड करते हैं। तो ये आपका एक तरह से कह सकते हो कि आपका क्या हो गया, इंटेलेक्चुअल कैपिटल। एग्जांपल से देख लो, जैसे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी है, उसकी टीम में बहुत सारे हाईली स्किल्ड प्रोग्रामर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जिनके पास स्पेशल नॉलेज है। जैसे आजकल चला है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए हाईली स्किल्ड एम्प्लॉय चाहिए। तो एक तरह से ये आपका क्या हो गया, जो भी एम्प्लॉय हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप कर रहे हैं, वो आपका क्या है, ह्यूमन कैपिटल या इंटेलेक्चुअल कैपिटल। तो इंटेलेक्चुअल कैपिटल का एक कंपोनेंट क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल। अब इंटेलेक्चुअल कैपिटल के बारे में थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लिया, अब इसका आंसर दो क्या होगा। व्हाट इज़ द प्राइमरी रीजन दैट इंटेलेक्चुअल कैपिटल इज़ कंसिडर्ड क्रिटिकल, क्रिटिकल मतलब इम्पोर्टेंट, फॉर द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन को सफल बनाने के लिए इंटेलेक्चुअल कैपिटल क्यों ज़रूरी होता है, उसका प्राइमरी रीज़न लिखना है। फर्स्ट है इट इंक्रीजेज द फाइनेंशियल कैपिटल, नो, इंटेलेक्चुअल कैपिटल फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है। सी नंबर देखो, इट प्रोवाइड द ऑपरेटिंग कॉस्ट, बिल्कुल नहीं है।
इट रिड्यूसेस द ऑपरेटिंग कॉस्ट, और इससे ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका कम नहीं होगा, ऊपर से बढ़ेगा। हाईली स्किल्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर को रखोगे, डेवलपर को रखोगे, इंजीनियर को रखोगे तो सैलरी तो ज़्यादा लेंगे ना, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ता है ना कि घटता है। इट इंक्रीजेज द मार्केट शेयर, इसका मार्केट शेयर से कोई लेना देना नहीं है। तो एक ही इसका रीज़न है, इट प्रोवाइड्स अ कम्पिटिटिव एडवांटेज टू द ऑर्गेनाइजेशन। यानी केवल आंसर क्या होगा, बी होगा इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। आप लोग इसको पढ़ भी लो। इंटेलेक्चुअल कैपिटल के पहला लाइन, इंटेलेक्चुअल कैपिटल रेफर्स टू द इंटेंजिबल एसेट्स एंड रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कंट्रीब्यूट टू इट्स वैल्यू एंड कम्पिटिटिव एडवांटेज। आंसर क्या हो गया, कम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी कि बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एज पर सेक्शन 52 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, the balance in the security premium account cannot be utilized for, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम का जो बैलेंस होगा उसको हम कहाँ यूज नहीं कर सकते हैं। तो पहले हमको पता करना होगा सेक्शन 52 क्या है। तो सेक्शन 52 कहता है, यानी सेक्शन 52 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 कि कंपनी अपना सिक्योरिटी, अपने शेयर को क्या कर सकती है, प्रीमियम पे इशू कर सकती है। ये सेक्शन 52 याद रखना। सेक्शन 52 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी अपना सिक्योरिटी, अपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू कर सकती है। और सेक्शन 52 सब सेक्शन 2, इसको क्या कहेंगे, सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 कहता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो पहला तो है आपका कि बोनस शेयर में यूज़ कर सकते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को राइट अप करने में यूज़ किया जा सकता है, और भी एक्सपेंसेस को राइट अप कर सकते हैं, कमीशन आपका हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, ये सारे को हम राइट अप कर सकते हैं। प्रीमियम पेएबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर, परचेज इट्स ऑन शेयर, अपना खुद का शेयर परचेज करते हैं जिसको बाईबैक कहा जाता है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम से यूज कर सकते हैं। लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ कहाँ नहीं किया जा सकता है, पढ़ो आंसर में। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, ये हम कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस का यूज हम क्या कर सकते हैं, तो शेयर को जब डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो उस डिस्काउंट अमाउंट को राइट अप कर सकते हैं। बोनस शेयर इशू करने के रूप में यूज किया जा सकता है। कैपिटल लॉसेज नहीं, और पेमेंट ऑफ डिविडेंड नहीं। तो इन दोनों में आपका दो आंसर आ गया, एक तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड और कैपिटल लॉसेज। तो आप लोग आंसर दे देना पेमेंट ऑफ डिविडेंड, देना तो कोई एक ही है। पेमेंट डिविडेंड जो है, डिविडेंड का पेमेंट सिक्योरिटी प्रीमियम से नहीं किया जाता है। हालांकि कैपिटल लॉसेस को भी हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट अप नहीं करते हैं, लेकिन आंसर आपका इफेक्टिव आंसर क्या होगा, डिविडेंड। वो तो क्लियर है कि डिविडेंड का पेमेंट हम क्या करते हैं, हम सिक्योरिटी प्रीमियम से नहीं करते हैं। जनरल रिजर्व से कर सकते हो, प्रॉफिट से कर सकते हो, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम के बैलेंस जो बच जाता है उसे डिविडेंड का पेमेंट नहीं होता है। तो आंसर क्या हो गया, ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द डैश कंपनी कैन बी आइदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अ पब्लिक कंपनी वेयर द कैपिटल इज नॉट डिवाइडेड इनटू शेयर्स। ये डिफिनीशन है। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए कंपनी का टाइप के बारे में पता होना चाहिए। तो चलो पढ़ते हैं। सबसे पहला है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। ये कौन सी कंपनी है, तो ध्यान से सुनना। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब हो गया कि कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स, कैपिटल शेयर्स में डिवाइडेड होता है, एंड शेयर होल्डर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी। तो इस कंपनी को, इस तरह के कंपनी को कहेंगे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। क्वेश्चन में तो ये नहीं कह रहा, तो ये आंसर नहीं होगा। अनलिमिटेड कंपनी क्या है, अनलिमिटेड कंपनी होता है मेंबर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी फॉर द कंपनीज डेट, यानी कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका लायबिलिटी अनलिमिटेड। तो ये भी हमारा क्वेश्चन नहीं कह रहा है, तो अनलिमिटेड कंपनी भी नहीं होगा। 1% कंपनी किसको कहते हैं, 1% कंपनी इज अ कंपनी विथ ओनली वन शेयर होल्डर विच कैन बी आइदर अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और बाय गारंटी। तो 1% कंपनी में एक ही मेंबर्स होता है, तो ये भी क्वेश्चन नहीं कर रहा है। ये बच गया कौन सा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। यही आंसर है, क्योंकि ये डिफिनीशन वही कर रहा है। तो वह कंपनी जो या तो प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है या पब्लिक लिमिटेड, जिसका कैपिटल शेयर्स में डिवाइडेड नहीं होता है, वैसे कंपनी को कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी।
उसको क्या कहेंगे? एक सेकेंड। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब वह कंपनी जो या तो प्राइवेट कंपनी हो सकता है, पब्लिक, जिसका कैपिटल शेयर्स में डिवाइडेड नहीं होता है। तो आंसर बी हो गया। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। Which of the following won't be considered as ordinary business as per the Company Act 2013? ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है कंपनी के तरफ से, कंपनी के व्यू पॉइंट से? तो देखो, ऑर्डिनरी बिजनेस पहले पढ़ लेते हैं, इस पूरे को पढ़ेंगे हम लोग। एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, ऑर्डिनरी बिजनेस रेफर्स टू रूटीन मैटर्स that are typically transacted at an annual general meeting of a company। इसमें क्या क्या आ जाएगा? जैसे फाइनल स्टेटमेंट का कंसिडरेशन हो गया, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिपोर्टिंग हो गया, ऑडिटर्स का रिपोर्टिंग हो गया, डिविडेंड डिक्लेरेशन हो गया, या डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रहे हैं कि उसके जगह पे कोई अगर डायरेक्टर रिटायर हो रहा है तो उसके जगह पे हम कोई दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं। ऑडिटर्स का रेमुनरेशन क्या होगा? ऑडिटर्स को अपॉइंट करना, उसके रेमुनरेशन को फिक्स करना। तो ये सारा आपका ऑर्डिनरी बिजनेस कहलाता है। ऑर्डिनरी बिजनेस मतलब रूटीन मैटर्स ऑफ कंपनी। कौन सा ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं होता है? इशू ऑफ बोनस शेयर। इशू ऑफ बोनस शेयर इज नॉट कंसिडर्ड ऑर्डिनरी बिजनेस। तो आंसर आपका मिल गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन, मतलब इसमें से कौन ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है? द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, बिल्कुल ये ऑर्डिनरी बिजनेस है। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, बिल्कुल। अपॉइंटमेंट एंड फिक्सिंग ऑफ द रेमुनरेशन, बिल्कुल। इशू ऑफ बोनस शेयर आपका क्या है? ये आपका ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है, ये रूटीन मैटर नहीं माना जाता इसको। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। 6 के बाद हम लोग 7 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉल कंपनी? स्मॉल कंपनी किसको कहते हैं? तो पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। वह कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 4 करोड़ हो, 4 करोड़ तक का पेड अप कैपिटल हो जिस कंपनी का, उस कंपनी को कहते हैं स्मॉल कंपनी। तो आंसर हो गया आपका ए। आंसर हो गया आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। डैश इज द कंबाइनिंग ऑफ 2 और मोर कंपनीज इनटू वन ऑर्गेनाइजेशन। 2 कंपनी आपस में मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, जैसे एक्स कंपनी हो गया और वाई कंपनी हो गया, दोनों आपस में मिलकर एक कंपनी बना रही है, मान लो जेड कंपनी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ये हमारा जो जेड कंपनी बन रहा है ये न्यू कंपनी हो गया, इसको कहते हैं अमलगमेशन। क्या कहते हैं? तो ये तो न्यू कंपनी की बात कर नहीं रहा है, तो अमलगमेशन तो होगा नहीं। एक होता है एक्स कंपनी और वाई कंपनी। एक्स कंपनी या ऐसे कह लो वाई कंपनी एक्स कंपनी के साथ मर्ज कर लिया, तो इसको कहते हैं मर्जर या अब्जॉर्प्शन कह सकते हो। तो यहाँ पे 2 कंपनी मिलकर एक बन रहा है, यानी कि एक कंपनी क्या कर रही है? दूसरे कंपनी के साथ मर्ज हो रहा है, तो क्या हो गया? मर्जर। तो आंसर तो हो गया मर्जर। एक्विजिशन का मतलब होता है कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर ले, तो ये तो आंसर नहीं होगा। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है इसके बारे में जान लो। डाइवर्सिफिकेशन इन अ कंपनी रेफर्स टू अ स्ट्रैटेजिक अप्रोच वेयर अ कंपनी एक्सपेंड्स इट्स ऑपरेशन इनटू डिफरेंट मार्केट्स। जैसे हमारा एक बहुत ही नामी कंपनी है ना, अमेजोन कंपनी। अमेजोन कंपनी क्या है? ये अपना बिजनेस को इतना ज़्यादा एक्सपेंड करती है, अलग अलग ऑपरेशंस देती है, अलग अलग मार्केट्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग सेक्टर्स। ठीक है, तो इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। एक कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट्स के साथ बिजनेस कर रही है, अपने कंपनी एक कंपनी का ऑपरेशन अलग अलग ऑपरेशन है, अलग अलग प्रोडक्ट से रिलेटेड ऑपरेशन है, अलग अलग मार्केट है, मार्केट बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे कंपनी को कहते हैं, या इस तरह के इसको हम लोग डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? मर्जर। 9 नंबर का आंसर क्या होगा? ये तो आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ कंपनी एक्ट 2013 प्रोहिबिट्स कंपनीज फ्रॉम इशूइंग शेयर्स एट अ डिस्काउंट एक्सेप्ट फॉर स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर जो है एम्प्लॉय को इशू किया जाता है, तो यहाँ इस एम्प्लॉय को जब शेयर इशू किया जाता है स्वेट इक्विटी शेयर, तो यहाँ पे बेसिकली डिस्काउंट भी इशू होता है। ठीक है,
तो ये इसको छोड़कर एक्सेप्ट लिखा है ना, यानी कि नॉर्मल पब्लिक को जब शेयर इशू किया जाता है तो कंपनी उसको डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है। ये रोकता है कौन सा सेक्शन, तो सेक्शन 53 ऑफ कंपनी एक्ट। सेक्शन 53 ऑफ कंपनी एक्ट क्या करती है, तो कंपनी को रोकती है कि आप शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया, सी हो गया। लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर इम्प्लाई को इशू किया जाता है, इसमें डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। मतलब स्वेट इक्विटी शेयर को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, लेकिन पब्लिक को जो शेयर इशू करती है उसको डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है। यह सेक्शन 53 ऑफ कंपनी एक्ट कहता है। तो 9 का आंसर हो गया सी। 10 नंबर है, which section among the following describes a special resolution as per Company Act 2013? स्पेशल रेजोल्यूशन के रिगार्डिंग कौन सा सेक्शन है, कौन सा सेक्शन स्पेशल रेजोल्यूशन को डिस्क्राइब करता है इनमें से? तो याद रखो ये सब थ्योरेटिकल चीज़ें। सेक्शन 114 सब सेक्शन 2, इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन को ये सेक्शन डिस्क्राइब करता है। तो थोड़ा सा स्पेशल रेजोल्यूशन पढ़ लो। Special resolutions are required for significant decision in a company, such as changes to the article of association, reduction of share capital and other major corporate action। यानी कि कंपनी में अगर कुछ भी चेंजेस करना हो और उसके लिए डिसीजन कंपनी में बनाए जाते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, जो भी डिसीजन बन जाता है तो कहते हैं कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ। तो स्पेशल रेजोल्यूशन बेसिकली क्या है, तो कंपनी में सिग्निफिकेंट डिसीजन के लिए ज़रूरी होता है। यानी कि जब कंपनी में बड़ा डिसीजन लेना हो तो उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन की ज़रूरत होती है। जैसे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करना है, शेयर कैपिटल का अल्ट्रेशन करना है, या कंपनी का कुछ बड़ा एक्शन करना हो, तो उसके लिए जो बड़े बड़े डिसीजन कंपनी के लिए जाते हैं उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका आंसर हो गया सेक्शन 1142। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया। नहीं समझ में आया तो इसको फिर से रिपीट कर लोगे। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।